अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजय न्याजी। सुने राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान का मौजूदा सियासी मंजरनामा मफादात की सियासत, कमजोर होती जमहूरी रवायात और गहरे माशी बहरान का अकास है। एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज ने वफाक में बरसर इक़्तिदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गठजोड़ को मजीद नुमाया किया है, जहां मिलकर हुकूमत बनाने की बात सामने आ रही है और साथ ही चंद जराये के मुताबिक बिलावल आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबी अमल की शफाफियत पर संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं। नताइज की हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने 24 में से 5 हलकों के इंतखाबी नताइज रोक दिए। हल्का GBA 8 स्कर्दू के 10 पोलिंग स्टेशनों के नताइज कलअदम करार देते हुए 15 जून को दोबारा पोलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मुसलसल दबाव का शिकार दिखाई देती है। पीपल्स पार्टी जो वफाकी हुकूमत में बराह रास्त वजारतें ना लेकर खुद को अवामी गैज़ो गज़ब से महफूज रखने की पॉलिसी पर गामजन है, अब हर अहम मोड़ पर नून लीग को अपनी शराइत मानने पर मजबूर कर रही है। वफाकी बजट जैसे अहम तरीन मामले पर पीपल्स पार्टी की हालिया हिचकिचाहट और ताखीर ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो नून लीग के लिए एक सियासी बोझ बनती जा रही है। बजट तजावीज़ पर मुसलसल सौदेबाजी, गिलगित बल्तिस्तान में 60/40 के फॉर्मूले के तहत वज़ीर आला का ओहदा हासिल करने की बाज़गश्त इस सियासी ब्लैकमेलिंग की वाज़ेह मिसालें हैं, जहां तमाम तर माशी बोझ और अवामी तनकीद नून लीग के हिस्से में आ रही है, जबकि सियासी फवायद पीपल्स पार्टी समेट रही है। दूसरी तरफ अपोजिशन खसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदस्तूर सियासी और कानूनी दबाव की शिकायत कर रही है। इमरान खान की मुसलसल कैद, मुलाकातों पर आयद पाबंदियों के इल्जामात, पार्टी क़यादत के खिलाफ मुकदमात और इंतखाबी अमल पर एतराज़ात सियासी दर्जे हरारत को कम होने नहीं दे रहे। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर भी तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और दीगर हलकों की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इल्जाम आयद किए हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में प्री पोल धांधली की गई है और हलफ के दिन गिलगित बल्तिस्तान में यौम स्याह मनाएंगे। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के सिस्टम को गिलगित बल्तिस्तान तक तोहफे के तौर पर फैलाया गया है। फॉर्म 47 की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को नवाजा गया। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो मिलकर तय करते हैं कि अंकल से कितना शेयर लेना है। हम इस इलेक्शन के इंटायर प्रोसेस को, इस इलेक्शन को, इसकी काउंटिंग को, इसके फॉर्म को और इस रिजल्ट को हम रिजेक्ट करते हैं। GB में भी उनको सीटें दे दी गई हैं और फॉर्म 47 की बुनियाद पर उनको नवाजा गया है। ये जब इलेक्शन वगैरह होता है तो फ्रेंडली फायर होते हैं, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हालात की नजाकत को देखते हुए मौलाना फजल रहमान और वजीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात भी हुई, जिसमें के मसाइल समेत वफाक के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इन तमाम सियासी सरगर्मियों के बीच सबसे कमजोर फरीक आम शहरी नजर आता है। महंगाई अगरचे साबका बुलंद तरीन सतह से कुछ नीचे आई है, लेकिन रोजमर्रा जिंदगी की मुश्किलात बरकरार है। बिजली, गैस, टैक्सों और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों के हवाले से अवाम की तवक्कुआत बजट से वाबस्ता है, जबकि खदशात ये हैं कि मालियाती अहदाफ पूरे करने के लिए मजीद बोझ उन्हीं तबकात पर मुंतकिल किया जाएगा जो पहले ही माशी दबाव बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर हुकूमती तवानाई का बड़ा हिस्सा इत्तेहादियों को राजी रखने, सियासी मफाहमतों और इक़्तिदार के इंतजामी हिसाब किताब में सर्फ होता रहा, तो फिर ये तासुर मजीद मजबूत होगा कि पाकिस्तान में हुकूमत चलाने से ज्यादा हुकूमत बचाने की सियासत की जा रही है। असल सवाल ये नहीं कि हुकूमत बजट मंजूर करा लेगी या नहीं, बल्कि ये है कि क्या मौजूदा सियासी बंदोबस्त अवामी मसाइल हल करने की सलाहियत भी रखता है। गिलगित के इंतखाबात, नताइज, पोलिंग का अमल, दोबारा होने के अहकामात और इन इंतखाबात के सियासी असरात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सरवरा पिल्डेट अहमद बिलाल महबूब साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ स्लो राउंड अप में। बिलाल साहब, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज बिल आखिर 2 दिन के बाद आ चुके हैं, जो अब भी अधूरे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 5 हलकों के नताइज रोक दिए हैं और GBA 8 के 10 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। पिल्डेट की नज़र में क्या इन इक़दामात के बाद इन इंतखाबात को किसी भी तरह शफाफ या अवामी उमंगों का तर्जुमान कहा जा सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें बहुत से फीचर्स तो इस इलेक्शन के वही थे जो 2024 में
पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में थे। मिसाल के तौर से एक पार्टी यानी पीटीआई को इलेक्शन सिंबल उस वक्त भी डिनाई किया गया था, इसमें भी डिनाई कर दिया गया। उनको भी कैंपेन की पूरी तरह से इजाज़त उस वक्त भी नहीं थी, अब भी नहीं थी। कुछ लोग कैंपेन के लिए जाना चाहते थे, उनको नहीं जाने दिया गया। तो इस तरह की अगर प्री इलेक्शन चीज़ें हों तो उसके बाद का पोलिंग डे बहुत अच्छा भी गुजरा हो तो भी इलेक्शन को पूरी तौर पे साफ और शफाफ तो नहीं कहा जा सकता। राइट। इलेक्शन का रिजल्ट भी डिले हुआ, उसकी कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं बताई गई। देखिए, रात को 2 बजे तक इलेक्शन वाले दिन, उसके बाद जो रात 2 बजे होते हैं उस वक्त रिजल्ट अनाउंस करना होता है। बाद में पाकिस्तान में इसका टाइम अगले दिन सुबह 10 बजे तक बढ़ा दिया गया, लेकिन 10 बजे तक भी सिर्फ 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिजल्ट आया था, जो बाद में फिर आया बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। तो ये भी एक लिहाज से थोड़ी सी इरेगुलरिटी थी इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे। उन्हें बताना चाहिए था कि क्यों डिले हुआ, हालांकि कोई छोटा सा इलेक्शन है, बड़ी तादाद में वोट भी नहीं है, 24 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो ये जल्दी आ जाना चाहिए था। उसमें डिले से फिर लोगों के दिलों में शकूक पैदा होते हैं। तो ये इलेक्शन डे बहुत पुरसकून गुजरा, अमन से हो गया, हालांकि बड़ा क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन था। तो अच्छी बात उसकी ये है कि उसमें कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं आया। हुआ जो छोटा मोटा होता है, लेकिन कोई बड़ा ऐसा ट्रेजिक वाक़या नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। लोगों ने नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा किया। वोटर टर्नआउट भी बताया जाता है जो इस वक्त तक, वो भी बहुत अच्छा था। पाकिस्तान के वोटर टर्नआउट से बेहतरीन वोटर टर्नआउट्स के साथ कंपेरेबल था, 55% कहते हैं। तो ये इस बात से लिहाज से ओवरऑल इसमें मिक्स्ड बैग है। ये नहीं कह सकते कि सब अच्छा था और ये नहीं कह सकते कि सब बुरा था। बिल्कुल। और पीटीआई का जो दावा है कि वो 8 नशिस्तों पर 100% जीत रहे थे, लेकिन नताइज तब्दील किए गए। पिलडेट के पास मौजूद डेटा या मॉनिटरिंग के मुताबिक क्या गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की मकबूलियत के बरक्स इंतखाबी नताइज सामने आए हैं? देखिए, ये तो हमें अंदाजा हो गया था ना जी कि पीटीआई को तो जीतने नहीं दिया जाएगा। वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी गई ना उन्हें शुरू में। हाँ, मतलब ये है कि अगर आपने इलेक्शन सिंबल भी नहीं दिया उनको, इस जगह पे भी नहीं दिया, कैंपेन भी नहीं करने दी, तो ये वाजे था। और ये तो एक मुस्तकिल एक प्रॉब्लम है पीटीआई का, जब तक कि वो कुछ मामला तय नहीं हो जाते उनकी हुकूमत के साथ, उस वक्त तक मुझे लगता है कि यही सिचुएशन रहेगी। तो वो तो तय है। हो सकता है उसके अंदर जो उनका दावा है वो उतना पूरे का पूरा सही ना हो, लेकिन पार्शली अगर ये ऐसा हुआ है तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच करता है। सही। और सर, गुज़श्ता कुछ अरसे से हम ये भी देख रहे हैं कि इंतखाबी अमल में आज़ाद अरकान बहुत ज़्यादा नुमाया हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने देखा कि 5 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, और माजी का रिकॉर्ड भी यही रहा है कि जीबी में आज़ाद उम्मीदवार हमेशा वफाक में बरसरे इक़्तिदार पार्टी या उसके इत्तेहाद का हिस्सा बन जाते हैं। क्या हमारे इंतखाबी ढांचे में आज़ाद उम्मीदवारों की ये जीत वाकई आज़ादाना होती है या किसी इंजीनियरिंग का हिस्सा होती है? देखिए, इस वक्त तो मामला ये था कि जो कैंडिडेट्स थे ना टोटल जीबी के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, उनका 2/3 कैंडिडेट्स जो थे वो इंडिपेंडेंट थे जी। ओनली 1/3 कैंडिडेट थे जो पार्टियों के होते हैं। ये टिपिकल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली तो इंडिपेंडेंट थोड़े से कैंडिडेट होते हैं, अमूमन 1/4 या 1/5, 20 से 30% के दरमियान। लेकिन यहाँ पे 66% कैंडिडेट्स जो थे वो आज़ाद थे। उसकी वजह यही थी ना कि वो पीटीआई को तो बहैसियत पार्टी के इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, तो वो तमाम लोग जो पीटीआई का इलेक्शन लड़ रहे थे और कुछ दूसरे उनके हामी भी कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पे आए। अब मुझे इसका पूरी तरह पता नहीं है कि इसमें जो 5 लोग कामयाब हुए हैं उसमें पीटीआई के हमायत याफ्ता शायद 2 हैं जी, 2 और 3 दूसरे हैं। जो बाकी 3 हैं वो तो वल्नरेबल हैं, वो तो शायद बरसर इक़्तिदार पार्टी के साथ शामिल हो जाएं। लेकिन जो पीटीआई के लोग हैं उनका तो पास्ट अगर हम देखें पैटर्न, तो वो तो लगता नहीं है कि वो शामिल होंगे। वो शायद पीटीआई के साथ ही जुड़े रहेंगे।
सर एक और चीज़ भी नॉर्मल नहीं हुई, वो ये कि यूजुअली हम देखते हैं कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है वही मोस्टली जीबी ले जाता है, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून जितनी ज़्यादा तशहीर हुई, सब कुछ हुआ, हम देख रहे हैं पंजाब में भी वो काम कर रही हैं मरीम नवाज साहिबा और कह रही हैं कि हम बड़े मकबूल हैं, लेकिन जीबी में वो शायद वो उस तरह से मकबूल नहीं है या उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से डिलीवर नहीं हुई, या आवाम, हालांकि यूजुअली यही देखा जाता है कि जो हुकूमत में है उसी को वोट देते हैं। क्या वजह है? क्या उनसे कुर्बानी दी गई है, उन्होंने कुर्बानी दी है, या फिर वो वाकई मकबूल नहीं है, आवाम उनका बयानिया बाय नहीं कर रही, और या फिर पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है वहां पर? देखिए, पीपल्स पार्टी ये कहना तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा कि वो हुकूमत में नहीं है। वो हुकूमत में है, लेकिन वो डिनायबिलिटी के साथ है कि हम तो हुकूमत में नहीं हैं। देखिए, जब आपका सदर ममलकत आपके हों, सेनेट के चेयरमैन आपके हों, नेशनल असम्बली के डिप्टी स्पीकर आपके हों, 2 सूबों के गवर्नर आपके हों, एक सूबे में हुकूमत आपकी हो, तो कैसे कह सकते हैं कि वो वफाकी हुकूमत में नहीं है? वो नहीं करते ना सर वो इस चीज को। लेकिन पीपल्स पार्टी को तारीखी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ज्यादा सपोर्ट मिलती रही है, जनरली उसका जेन्युइनली उनकी सपोर्ट है। तो पीपल्स पार्टी अगर वफाक में जिस हद तक हुकूमत में है वो ना होती तो फिर शायद उसको ये भी कामयाबी ना मिलती जो इस वक्त मिली है, लेकिन वो इस वजह से मिली है कि वो वफाक की हुकूमत का हिस्सा है, इसलिए उनको रोका नहीं गया, वरना तो आमतौर पर जो वफाक में हुकूमत होती है उसको मिलता है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये पीपल्स पार्टी अगर जीत रही है तो उसके अंदर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आफ्टरऑल उनके हलीफ हैं। अगर वो ना जीत पाते और ऐसा होता कि कुछ गलती की वजह से नहीं जीत पाए तो फिर उनके दरमियान मेरे ख्याल में कि बहुत खला पैदा हो जाता, दोनों के दरमियान कन्फ्रंटेशन होती, जो कि कोलिशन गवर्नमेंट के लिए अच्छी नहीं है। तो आपने देखा कि कल दोनों पार्टियों ने बहुत खुशनुदी के साथ बजट के मामला आपस में तय कर लिए। उसकी वजह यही थी कि पीपल्स पार्टी वहां पे जीत गई थी और वो बहुत खुश थी और मुतमईन थी। तो इसका मतलब है सर फिर सियासत में लो और दो का ही काम है, शायद उन्हें दे दिया गया हुआ है, और आगे ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद आज़ाद कश्मीर में भी कोई ऐसा ही हो कि पीपल्स पार्टी को वहां पे जितवा दिया जाए, सो दैट कि यहाँ पर वफाक में पीपल्स पार्टी नून लीग की हेल्प करे। जी हाँ, ये बात सही है कि ये इस तरह के जो आपस में अंडरस्टैंडिंग्स होते हैं वो पाकिस्तान में इक़्तिदार में आने के लिए बहुत अहम रोल अदा करते हैं। चूँकि अगर आप की हुकूमत के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बाज़-औक़ात आपकी जो अक्सरियत है वो भी अक़लियत में बदल जाती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ ये मामला होता है। सिर्फ आपको पब्लिक की हमायत काफ़ी नहीं होती, वो जैसे सोहेल वड़ाई साहब अक्सर कहते हैं ना, ये मकबूलियत और कबूलियत की बात है। बिल्कुल। तो इक़्तिदार में आने के लिए दोनों चाहिए होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, पाकिस्तान में हर इलेक्शन के बाद हम देखते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात की बात की जाती है, लेकिन फिर हर नया इलेक्शन पहले से भी ज़्यादा मुतनाज़ हो जाता है। हमारे कानून साजों और अदारों में इंतखाबी निज़ाम को ठीक करने की हकीकी सियासी नीयत क्यों नज़र नहीं आती? सच्ची बात तो ये है कि हमारे इंतखाबात के निज़ाम में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के निज़ाम में, किसी रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत अच्छा निज़ाम है, बहुत अच्छे कवानीन हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी बहुत सही हैं। अगर आपको इंडिया का मुकाबले में देख लें तो इंडिया से भी चंद चीज़ें हमारी बेहतर हैं, लेकिन जो एनफोर्समेंट का मामला है ना, वो एनफोर्समेंट नहीं हो पाती उनकी। तो हमारे यहाँ तो जो आपका रिफॉर्म होता है उसका मतलब ये होता है कि नया लॉ बना दिया जाए। तो नए लॉ की ज़रूरत नहीं है, जो लॉ मौजूद हैं उनकी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की ज़रूरत है। और वह एनफोर्समेंट क्यों नहीं हो पाती, उससे मेरे ख्याल में हम इतने सब तजुर्बाकार हैं कि हमें मालूम है कि क्यों नहीं हो पाती। बिल्कुल। और सर, अब वफाकी बजट में हम देख रहे हैं मसला ये है ना कि अपने अपने ज़ाती मफादात हैं। अब बजट की मंजूरी में भी हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात की बजाय इत्तेहादियों के सौदेबाजी और हिस्सों पर बात हो रही है, और जब सियासी निज़ाम फॉर्म 47 और धांधली के इल्ज़ामात के बोझ तले
दबाव, तो क्या कोई भी हुकूमत तवील मुद्दती माशी इस्लाहात या IMF की शराइत को अवामी मज़ाहमत के बगैर नाफिज करने की पोजीशन में होती है? देखिए, जो IMF का मामला है ना, वो तो कोई बहुत ही जेन्युइनली मकबूल 2/3 मेजॉरिटी रखने वाली भी हुकूमत है, जी, वो भी उससे बाहर नहीं आ सकती जब तक कि हमारी इकॉनमी अपने पाँव पे खुद खड़ी ना हो, जो कि बहुत मुझे मुश्किल लगता है इन द नियर फ्यूचर के ऐसा हो पाए। तो हमें चूंकि कर्ज लेने होते हैं, तो कर्ज लेने के लिए IMF का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। IMF हमें $1 बिलियन देता है, तो फिर $5-6 बिलियन हमें दूसरे सोर्सेज से भी मिल जाते हैं। तो हमारा तो कारोबार सारा चलता ही कर्ज के ऊपर है, हमारी तो तनख्वाहें भी कर्ज से अदा होती हैं। तो इसलिए कोई भी हुकूमत आ जाए, IMF की बात माननी पड़ेगी, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। IMF हमारे पास खुद से नहीं आता, हम उनके पास जाते हैं और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें कर्ज दे दें ताकि हमारा काम चले। तो जब तक हम ये ऐसा कर रहे हैं, IMF की बात माननी पड़ेगी, उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन सर हमारी अपनी जो हुकूमत है, हमारे वुज़रा हैं, उनकी फिर शाह खर्चियाँ भी तो इतनी ज़्यादा है ना। हमें कफ़ायत शुआरी का सबक दिया जाता है, आवाम कफ़ायत शुआरी अपनाए, लेकिन खुद उनके क्या हालात हैं कि आप खुद देख लें कितनी शाह खर्चियाँ होती हैं, और फिर उसी के लिए मजीद कर्ज लिया जाता है और आवाम की जेब से टैक्सेस निकाले जाते हैं। जी हाँ, ये शाह खर्चियाँ तो आपकी बात दुरुस्त है, इसमें ऑस्टेरिटी होनी चाहिए, लेकिन जो बड़ा हमारा पिलफरेज होती है वो करप्शन से होती है। ये IMF की अपनी जो रिपोर्ट थी, जो इसके बारे में नवंबर पिछले साल उन्होंने जारी की थी, उसके अंदर इस बात का तफसीली तज़किरा है कि हमारे यहाँ करप्शन के ज़रिए से बहुत से वसाइल वो ज़ाया होते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं सिस्टम से। अगर उन पे ऊपर हम काबू पा लें, तो उन्होंने कहा था 2 to 3% हमारी जो GDP ग्रोथ है वो बढ़ सकती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, तो करप्शन बड़ा मसला है, शाह खर्चियाँ भी मसला है, लेकिन वो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन सर अभी मैं रिपोर्ट पढ़ी थी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो काबीना है उनकी माशाल्लाह से तादाद लगभग 67 तक पहुंच चुकी हुई है, जो हमें कफ़ायत शुआरी का सबक देते थे, और उनका जो खर्च है रिकॉर्ड 10 अरब रुपए से तजावज़ कर चुका हुआ है सर। तो ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, कहाँ वो आवाम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और ख़ुद उनके अपने अमाल किस तरह से हैं? जी दुरुस्त है, और करप्शन जो हमारे यहाँ है वो बढ़ती चली जा रही है। हमारे जो पैसे हम कर्ज लेते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा उस करप्शन की नज़र हो जाता है, वो खर्च नहीं होता। अगर खर्च हो जाए आवाम पे तो हमें इतने बड़े बड़े कर्ज ना लेने पड़े। शाह खर्चियाँ भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, फिर कहूँगा कि बड़ा प्रॉब्लम हमारी करप्शन है। ठीक, अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, मौजूदा सियासी डेडलॉक का हल आपको क्या नजर आता है? क्या नए और मुकम्मल शफाफ इंतखाबात के बगैर पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम का आना मुमकिन है? जी, ये इंतखाबात तो उसका हल नहीं है, इसलिए कि अगर इंतखाबात वैसे ही होने हैं जैसे 2024 में हुए थे, तो फिर उससे क्या हल होगा? फिर तो यही सिस्टम रहेगा और डेडलॉक भी कायम रहेगा। मेरे ख्याल में डेडलॉक की जो दोनों पार्टियां हैं उनको थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी होगी। वो अपनी अपनी जगह पे डट के खड़े रहेंगे और कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सियासत के अंदर कंप्रोमाइज़ को गाली नहीं होता, उसमें कुछ गिव एंड टेक करना पड़ता है, जब ही कारोबार चलता है सियासत का। तो ये दोनों को मैच्योरिटी दिखा के अपने आप को 2029 के इलेक्शन को फेयर कराने के लिए उस पर मरकूज करना पड़ेगा, और उसके लिए कोई गुफ्तगू शनीद अभी से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अभी से गुफ्तगू नहीं करेंगे तो 2029 में भी डर है कि फिर ऐसा ही मुतनाज़े इंतखाब होगा। तो उसके लिए लेकिन सर फिर इन द लॉन्गर रन जमहूरियत के लिए ये रवायत कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? देखिए, खतरनाक का तो ज़रूरी नहीं कि हो। दुनिया के कई मुल्कों के अंदर पार्टियों के अंदर जो कॉन्फ्रंटेशन है वो रहती है, लेकिन इसके बावजूद निज़ाम चलता रहता है। लेकिन सर यूजुअली लेकिन लोग मायूस तो ज़रूर होते हैं ना। वो कहते हैं कि हम वोट डालते कहीं हैं और निकलता कहीं है, तो उस वजह से फिर जो उनका एक राइट है वोट का, वो शायद उस तरह से फिर उसमें प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते, बिल्कुल, बददिल हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि लोग उससे मायूस ना हो,
लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो भी फिर सेटअप आ जाए वो ऐसी गवर्नेंस कर दे कि लोग उस गवर्नेंस को एक्सेप्टेबल समझे। तो इसलिए हुकूमत को इस वक्त जो माशी मुश्किलात हैं उसमें तो खैर हुकूमत का इतना बड़ा रोल नहीं है, वो तो जियो पोलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, हमारे यहाँ जंग का हमारे खित्ते में है, उसकी वजह से पेट्रोल महंगा है, जी तो उसने हमारी तमाम कैलकुलेशन को डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल में असल बात यही है कि हुकूमत को अच्छी गवर्नेंस करनी चाहिए। हुकूमत जो फेडरेशन में है उससे ज़्यादा प्रोविंसेस की हुकूमत को अच्छी गवर्नेंस करनी चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया पिलडेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, दुनिया की सियासत में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब एक फोन कॉल तारीख बदल देती है। पीर की वो रात भी ऐसी ही थी। इसराइल दर्जनों ईरानी अहदाफ पर अपने अब तक के सबसे बड़े हमलों की तैयारी मुकम्मल कर चुका था। फिर वॉशिंगटन से तेल अवीव को एक फोन आया और नेतन्याहू ने अपने फौजी कमांडरों को हुक्म दिया, हमले मंसूख। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया कि उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि बेहतर है मोहतात रहो वरना बहुत जल्द तुम अकेले रह जाओगे। ये महज सफारती ज़बान नहीं थी, ये उस हकीकत का ऐलान था कि वॉशिंगटन और तेल अवीव के मफादात अब एक नहीं रहे। अमरीकी न्यूज़ साइट एक्सियोस ने इस इख्तलाफ को वाज़ेह अल्फाज में बयान किया। ट्रंप की सियासी कामयाबी जंग ख़त्म करने में है और नेतन्याहू की सियासी बका जंग जारी रखने में। ईरान ने पीर की सुबह ट्रंप इंतजामिया को पैगाम दिया कि अगर इजराइल हमले बंद करे तो तेहरान भी पीछे हटने को तैयार है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के मुज़ाकरातकार सब कुछ देने पर आमादा हैं और 2 से 3 दिन में मुआहिदा मुमकिन है, लेकिन ईरानी पार्लियामेंट की सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का जवाब मुख्तलिफ है। अमरीका पुरएतमाद नहीं, मुज़ाकरात को जंग का हिस्सा समझते हैं और जब तक मुंजमद असासे वापस नहीं मिलते कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं। वो मुंजमद असासे कितने हैं? 24 अरब डॉलर। ईरान का मुतालबा है कि मुआहिदे पर दस्तखत के फौरी बाद 12 अरब डॉलर जारी हों, बाकी बाद में। अमरीकी पॉलिसी साज मुनकसम है क्योंकि असासों की वापसी से ईरान पर दबाव का सबसे बड़ा हथियार कमजोर हो जाता है और इसी कश्मकश में इस पूरी डिप्लोमेसी की असल पेचीदगी छुपी है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब ने तस्दीक की कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हालिया दौरे तेहरान को इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। ये सालसी का किरदार पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में एक नई जोहत है जिसे समझना बड़ा जरूरी है। वहीं फील्ड मार्शल की लिबनानी आर्मी चीफ से GHQ में मुलाकात हुई, जहां लिबनान और पाकिस्तान के दरमियान फौजी ताउन बढ़ने पर भी गौर किया गया। लेकिन दूसरी जानिब हम देखें तो अबनाए हुर्मुज़ के करीब एक अमरीकी अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर तबाह हुआ। अमले के दोनों अरकान बचा लिए गए, मगर ये अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ कि हादसा था या फिर ईरानी फायरिंग। खित्ते की सारी सूरत हाल का एटमी पस मंजर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 170 और भारत के पास 190 जोहरी वॉरहेड्स मौजूद हैं और दोनों ममालिक अपने प्रोग्राम में वुसअत दे रहे हैं। दुनिया के कुल जोहरी ज़खायर का 82% सिर्फ रूस और अमेरिका के पास है। क्या 24 अरब डॉलर के मुंजमद ईरानी असासे मुज़ाकरात का फैसला को नुक्ता बन चुके हैं? क्या वाकई ईरान और अमेरिका किसी मुआहिदे के करीब पहुंच चुके हैं? इन मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाएंगे। हमारे साथ मौजूद है दफाई तज्ज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। सर, इजराइल दर्जनों ईरानी अहदाफ पर अपने अब तक के सबसे बड़े हमले के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन ट्रंप की एक कॉल पर प्लान मनसूख करना पड़ा। एक फौजी कमांडर की हैसियत से आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या नेतन्याहू ने वाकई अमरीकी दबाव के सामने हथियार डाल दिए या ये महज अस्करी हिकमत अमली के तहत लिया गया एक आर्जी पॉज है, या फिर लोगों को दिखाने के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए ये कोई टेक्टिक है? शाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, जब भी आप किसी जंग में जाते हैं तो आप अपने अहदाफ को बड़ा क्लियरली डिफाइन करते हैं कि जी कि मैं ये चीज अचीव करना चाहता हूं इस जंग के बाद। अमेरिका जो है उसको ये एहसास हो गया है कि ना ईरान में और ना लबनान में उनको कोई एक वाज़ेह विक्ट्री मिलती हुई नजर आ रही है।
जिन वाकयात का आपने जिक्र किया हॉर्मुज में, एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि जब अमेरिका ने और इजराइल ने वहां मसल्स फ्लेक्स करने की कोशिश की तो वहां भी ईरान ने अपने मिसाइल्स फायर किए गन बोट्स के साथ के थ्रू। और लबनान में भी हमने देखा कि हिजबुल्लाह जो है वो सदर्न लबनान में जो इजराइल की इनकर्शन है उसको बहुत टफ टाइम दे रहा है। सो मेरे ख्याल में अमेरिका जो है ना उसको ये एहसास हो गया है कि अब इस जंग का खात्मा होना चाहिए। लेकिन इजराइल जो है वो अमेरिका के साथ इस चीज के ऊपर एग्री नहीं कर रहा। मैं अगर आप सोच देखें तो शाजिया आपको महसूस होता है कि बहुत लोग जो हैं वो अमेरिका से खुश नहीं है और वो समझते हैं कि ये भी अमेरिकन स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होगा। सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड वो कॉम्प्रोमाइज होती चली जाएगी और इस इलाके में उसके जितने दूसरे हलीफ हैं जैसे गल्फ कंट्रीज हैं या नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो उससे दूर होती चली जाएंगी। और अगर ईरान ने इस जंग को फैला दिया यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाबुल मंदब पे चले गए और उसके साथ हुतीज, हिजबुल्लाह और हमास भी शामिल हो गए तो ये फिर जंग इतनी फैल जाएगी कि उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा और इजराइल का बहुत नुकसान होगा। इसलिए मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल सही फैसला लिया कि उन्होंने नेतन्याहू को मना किया कि अब जंग को और बढ़ावा ना दिया जाए। बिल्कुल सही। और एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सर ट्रंप की सियासी कामयाबी जंग खत्म करने में है लेकिन नेतन्याहू की बका जंग जारी रखने में है। दोनों के बड़े अपोजिट टारगेट्स हैं। जब दो इत्तेहादियों के स्ट्रेटेजिक मफादात इस हद तक मुतजाद हो जाएं तो क्या इसराइल वाशिंगटन की मर्जी के बगैर उसके खिलाफ जाकर कोई यूनिलैटरल बड़ी कार्रवाई कर सकता है या वो अब मुकम्मल तौर पर अमरीकी मुहासरे में है? शाजिया बिल्कुल नहीं। इजराइल अकेला इस इलाके में कुछ नहीं कर सकता। उसने जो कुछ अभी तक पिछले 30-40 साल से करता आया है वो अमेरिकन बैकिंग की वजह से है। और आपने देखा कि जैसे ही अमेरिका ने अपनी सपोर्ट वापस ली खासतौर पे मिडिल ईस्ट थिएटर के अंदर तो इजराइल को भी एहसास हो गया कि अब वो ये जंग उसके मफाद में नहीं होगी। देखिए अगर आप देखें कि इजराइल और अमेरिका ने इस पूरे इलाके में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार और मिसाइल्स भेजे थे एक आयरन डोम की एक्विजिशन के ऊपर। बेसिकली मकसद ये था कि उन्होंने अरबों को और बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को ये यकीन दिलाया था कि अगर आप हमसे ये हथियार लेंगे तो आपको एक फूल प्रूफ सिक्योरिटी मिलेगी अपने एनिमी से। और वो तो बबल बस्ट हो ही गया ना सर। जी देखिए अब ये जो है ना अगर अब पिछले 3-4 दिन में देखें कि जब लबनान सीज फायर का इजराइल ने रिस्पेक्ट नहीं की तो ईरान ने उनके ऊपर कोई 10 मिसाइल्स फायर की। उन 10 मिसाइल्स में से ये कंफर्म्ड है कि 4 से 5 मिसाइल्स जाके हिट किए हैं इजराइल की सरजमीन के ऊपर। इसका मतलब कि 50% मिसाइल्स जो हैं वो अभी भी पेनिट्रेट कर रहे हैं। कहां वो कहते थे कि 0 मिसाइल पेनिट्रेट करेंगे और अब 50% मिसाइल्स पेनिट्रेट कर रहे हैं। और जितनी जंग खिंचती चली जाएगी इजराइल की ये कैपेबिलिटी के वो इंटरसेप्टर्स के थ्रू सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स रोक सकता है वो कम होता चला जाएगा और इजराइल के अंदर डिस्ट्रक्शन बढ़ती चली जाएगी। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इजराइल भी अब जरा घबरा गया है और अब वो जंग को मेरे ख्याल अमेरिका के थ्रू खत्म कराने की कोशिश करेगा। नाज़रीन वक्त तो छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर एक और चीज भी इस पूरी कन्वर्सेशन में जो सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को ये कहना कि तुम अकेले रह जाओगे, क्या ये सिर्फ गल्फ कंट्रीज को सेटिस्फाई करने के लिए सफारती जबान थी, उनको कुछ मैसेजिंग करने के लिए, या वाकई वॉशिंगटन इजराइल की अस्करी और इंटेलिजेंस सप्लाई लाइन काट सकता है या उस नैच तक इनके ताल्लुकात पहुंच सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो मशरिक़ वुस्ता का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर किस तरफ जाएगा? कि देखिए हमें वी मस्ट नॉट रीड मच इनटू दिस थिंग। देखिए अमेरिका के अंदर जितने भी पावर सेंटर्स हैं ना वो सारे कंट्रोल्ड हैं यहूदियों से।
और उनके पास जो है ना इतना पैसा है कि वो जो है क्या कहते हैं अमेरिकन पॉलिसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि अमेरिका और इजराइल का एकदम कोई ताल्लुक टूट जाएगा तो वो आई थिंक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान को इस चीज का क्रेडिट देना चाहिए कि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल के जो है क्या कहते हैं मकासद एक थे और वो था डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान और रिजीम चेंज ईरान के अंदर, तो आज 3 महीने के बाद जो है उनके मकासद इस जंग में डिफरेंट हो गई जी। लेबनान और अबनाए हुर्मुज पे बात आगे सही खैर फरमाया कि क्या कहते हैं कि इजराइल इस वक्त कुछ और चाह रहा है और अमेरिका कुछ और चाह रहा है। जहां तक सिक्योरिटी पैराडाइम है, देखिए गल्फ कंट्रीज को अब ये एहसास हो गया है कि अगर उन्होंने इस इलाके में पीसफुली रहना है और इन्हीं बॉर्डर्स के साथ रहना है तो उनको इस इलाके में एक दूसरे के साथ मिल के रहना होगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ईरान और गल्फ कंट्रीज के अंदर बातचीत बहुत ज्यादा हो रही है और वो दोनों ये गल्फ कंट्रीज और ईरान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस था वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। आउट ऑफ द 6 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज 3 ने तो पॉइंट ब्लैंक अमेरिका को रिफ्यूज कर दिया कि जी कि हम आपको आपके बेसिस नहीं देंगे ईरान के खिलाफ, ठीक है, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान शामिल हैं। और जो बाकी 3 कंट्रीज हैं वो भी अब बहुत सीरियसली सोच रही हैं। सो एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, यानी आप कह रहे हैं जिसके अंदर वो बेसिकली मुसलमान कंट्रीज के ऊपर बेस्ड होगा कि सिक्योरिटी पैराडाइम होगा और उसमें पाकिस्तान जो है एक बहुत कलीदी किरदार अदा करेगा। राइट। और सर ये जो ईरान का मुतालबा है कि 24 अरब डॉलर के मुंजमद सासों की वापसी, खसूसन फौरी तौर पर 12 अरब डॉलर का मुतालबा अब मुज़ाकरात का मरकजी नुक्ता बन चुका हुआ है। अमरीकी पॉलिसी साज इस पर मुनकसम है। आपके ख्याल में क्या ट्रंप इंतज़ामिया ईरान को ये मुआशी लाइफलाइन देने की स्ट्रेटेजिक गलती करेगी, जबकि यही कहा जाता है कि ये रकम ईरान के दिफाई और प्रॉक्सी नेटवर्क को मजीद मजबूत कर सकती है अगर वो ये शर्त मान लेते हैं? देखिए मेरे ख्याल में ये जो पैसे रिलीज करने की बात है ये इसका एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर लिया जाएगा और ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। ऑलरेडी जो 12 बिलियन डॉलर्स हैं कोई 3-4 साल पहले साउथ कोरिया से कतर शिफ्ट हो चुके हैं और कतर के पास उनके बैंक्स में ऑलरेडी पड़े हैं और अब कतर कहता है कि ये 12 बिलियन के बजाय 11 बिलियन हो गए हैं जो उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर्स उसके ऊपर काट पीट की है। देखिए ये मेरे ख्याल में पैसे वापस करना, ऑल्दो इस वक्त इसकी बहुत बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान के ऊपर से कुछ ना कुछ सैंक्शंस खत्म करनी पड़ेंगी। ना तो ईरान जो है इस वक्त अगर आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके टोटल कंट्रोल में है और वो रोजाना जो है हर शिप से 1.5 से 2 मिलियन डॉलर्स ले रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के गुजरने में। सो अगर आप ये देखें तो वो ऑलरेडी कोई 4 से 5 बिलियन डॉलर्स पर मंथ कमा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। सो अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली खोलना है तो आपको ईरान की इस शर्त को मानना अमेरिका को पड़ेगा और उनको अंदाजा है और वो डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि अब एक जिस तरह एक डेस्परेशन नजर आती है अमेरिकन साइड पे कि क्या कहते हैं कि मुआहदा अब हो जाए, क्योंकि अमेरिका को ये जंग बहुत महंगी पड़ रही है बहुत फाइनेंशियली। तो सर आप देख रहे हैं कि ये मुआहदा हो जाएगा जल्द से जल्द? इस चीज के ऊपर मुआहदा हो जाएगा। अच्छा, तो सर अगर मुआहदा हो जाता है, ट्रंप इंतजामिया कर लेती है ईरान के साथ मुआहदा, तो फिर नेतन्याहू साहब अपनी सियासी बका के लिए क्या करेंगे? क्या वो वॉशिंगटन को बाईपास करके कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या हमला कर सकते हैं जिससे अमेरिका दोबारा जंग में कूदने पर मजबूर हो जाए? स्पॉइलर तो वो है ना। मेरे ख्याल में पिछले 3 महीनों में शाजिया इजराइल ने बहुत लूज किया है अपनी प्रेस्टीज और अपनी कैपेबिलिटी को इस इलाके के अंदर। अमेरिका की मदद के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता और मेरे ख्याल में कि हमें ये जो इस वक्त लेबनीज आर्मी चीफ पाकिस्तान में है इसको भी बहुत गौर से देखना चाहिए, क्योंकि देखिए इस वक्त लेबनान में एक जंग हो रही है और उनके आर्मी चीफ पाकिस्तान में बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि
जो अगर आप जिस सिक्योरिटी पैराडाइम की बात कर रही थी, वो सिक्योरिटी पैराडाइम गल्फ से बढ़कर अब मिडिल ईस्ट के अंदर आ गया है और सारी कंट्रीज जो हैं वो अब सोच रही हैं कि किस तरह के एक मुआहदा आपस में किया जाए ताकि इजराइल की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है या ग्रेटर इजराइल डिजाइन जो है उसको तो सर जैसे नलिफाई किया जाए। बिल्कुल, तो सर मेरे ख्याल में अब जो चीजें हैं वो इजराइल के इस वक्त खिलाफ जा रही हैं और अगर मुसलमानों ने जरा सी थोड़ी सी अकल दिखलाई तो मेरा ख्याल है कि यह इलाका इजरायली जारियत से फ्यूचर में बच सकता है। ठीक सर, जिस तरह से दफाई मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदीया का, क्या इस तर्ज का और मुआहदा या इस मुआहदे में, दफाई मुआहदे में बाकी गल्फ के ममालिक भी शामिल हो सकते हैं आफ्टर दिस रियलाइजेशन कि भाई जहां हम उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि हमें सिक्योरिटी मिलेगी, वो तो वहां तो मायूसी हुई। देखिए, मेरे नजदीक जो हमारा स्पेशल मुआहदा हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ, उस तरह का मुआहदा दूसरी कंट्रीज के साथ होना जरा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखिए उसके अंदर हमने टोटल सिक्योरिटी की गारंटी सऊदीज को दी और हमने कहा है कि उनके ऊपर कोई भी अटैक होगा उसको पाकिस्तान के ऊपर अटैक समझा जाएगा और हम हर तरीके से उनका दिफा करेंगे। जब हम कहते हैं हम हर तरीके से दिफा करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमारी हर कैपेबिलिटी इस्तेमाल होगी उनके दिफा में। लेकिन देखिए पूरा हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है नेटो की। देखिए यूरोप पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इसलिए सेफ रहा कि वहां हर कंट्री ने वो नेटो की मेंबर बन गई और अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री के साथ पंगा लेते थे तो इसका मतलब था कि आप 17 कंट्रीज के साथ लड़ाई मोल ले रहे हैं। इसी तरह मेरा ख्याल है कि इधर भी नेटो की तर्ज के ऊपर एक सिक्योरिटी पैराडाइम बनना चाहिए ताकि हम इजराइल को ये मैसेज दे सके कि अगर आप किसी भी एक कंट्री के साथ लड़ाई करेंगे तो सारी कंट्रीज उसके साथ खड़ी हुई होंगी। सो मेरे ख्याल है कि अब लोगों को एहसास हो गया है, इन कंट्रीज को, गल्फ कंट्रीज को, ईरान को, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज को, कि अगर उन्होंने इजराइल के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स को रोकना है तो और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इत्तेहाद के। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के ऊपर में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।